वेलकम बैक टू नेक्स्ट चैप्टर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, पार्ट प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे कि पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक, और सीएनसी में इसे किस तरीके से अप्लाई किया जाता है या लागू किया जाता है। ठीक, तो पार्ट प्रोग्रामिंग में सबसे पहले मैं ये एक दो चीज़ें बता दूं। एक जो हमारी मशीन होती है न्यूमेरिकल कंट्रोल, जिसे हम एनसी मशीन बोलते हैं। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट कंट्रोल देते हैं। इसे हम डीसी कंट्रोल भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट नंबर का हम कंट्रोल देते हैं सिस्टम पैनल पे। ठीक, जैसे मान लो अगर कोई भी कंट्रोल पैनल इस तरीके से मशीन पे डिजाइन किया गया है, ठीक, और इस कंट्रोल पैनल में कुछ बटन्स इस पे दी गई हैं। ठीक, और इस बटन में जैसे मान लो ये हमारा 1 है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक, तो ये जो नंबर हैं ये डायरेक्टली हमारे टूल से कनेक्ट रहते हैं। अगर हम एक नंबर की बटन दबाएंगे तो एक नंबर पे जो टूल कनेक्ट होगा वो उसको काटने लगेगा। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल कंट्रोल जो है वो एक संख्यात्मक कंट्रोल ऑटोमेशन में जिसे लिया जाता है। ठीक है, और इसमें हम प्रोग्रामिंग के दौरान जो टूल होता है उसके अनुसार ही जो पार्ट है, जैसे मशीन का पार्ट, कोई भी एक पार्ट हम ले लेते हैं, जैसे क्रैंकशाफ्ट हुआ। क्रैंकशाफ्ट में अगर हम क्रैंकशाफ्ट के द्वारा बनाते हैं तो क्रैंकशाफ्ट की पार्टिकुलर उसे ऑटोमेटिक बनाने के लिए उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अब ये सभी प्रोग्रामिंग कहाँ जाती हैं, जैसे ये मशीनों एवं मशीन टूलों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि संख्यात्मक जो न्यूमेरिकल कंट्रोल है वो एक तरीके से प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है, जिसमें हम नंबर अक्षर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मशीन को कंट्रोल करने के लिए, और इसकी यही सिंपल डेफिनेशन है। जब मशीन को नंबरों, अक्षरों या चिन्हों द्वारा कंट्रोल किया जाए तो उसे हम न्यूमेरिकल कंट्रोल कहते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें देखो, ये यहाँ से हम प्रोग्राम दे रहे हैं और ये मशीन का कंट्रोल पैनल इस तरीके से रहता है। ठीक, जिसे हम एमसीयू भी बोल सकते हैं। और ये जो मशीन है ये यहाँ पे हमारे कार्य को प्रोसेस करती है, जिस तरीके का प्रोग्राम हम इसमें देते हैं। उसके बाद हम बात करें न्यूमेरिकल कंट्रोल के एलिमेंट क्या क्या होंगे, इसके अवयव क्या क्या होंगे। तो एक पहला तो हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा पार्ट प्रोग्राम होता है, तीसरा हमारा मशीन टूल होता है। बस, मशीन कंट्रोल यूनिट के बारे में मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में बताया है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप वॉच कर लें। ठीक, उसके बाद हम बात करें मशीन एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर का क्या क्या आता है। पहला तो आता है हमारा रीडर यूनिट। ठीक, रीडर यूनिट वो होती है जो मशीन में दिए गए प्रोग्राम को रीड करती है। उसके बाद रीडर यूनिट के बाद होता है हमारा डेटा बफर। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। डेटा बफर क्या होता है, जो डेटा को प्रोग्राम के लिए तैयार करता है, मतलब कि इसमें डेटा को स्टॉक किया जाता है। ठीक है, स्टॉक करने के बाद प्रोसेसर को भेजा जाता है। ये हमारा प्रोसेसर है 3rd नंबर पे। उसके बाद हमारा आउटपुट पैनल लगा होता है, एक्चुएटर लगा होता है। उसके बाद कंट्रोल पैनल आता है जो हमें शो करता है या कंट्रोल पैनल पे हमें दिखाता है कि कौन कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद फीडबैक लगा रहता है। ठीक है, रीडर यूनिट, कार्ड रीडर, पंच टेप रीडर, इस तरीके के होते हैं। रीडर यूनिट का मतलब होता है जिसमें मेमोरी कार्ड का हम प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है। अब वो मेमोरी कार्ड, जैसे कार्ड रीडर के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था, जो हमारी मेमोरी को रीड करे। पंच टैप रीडर, जैसे कुछ तरीके की जो सीडी होती है ना, उनको हम टैप करके हम चलाते हैं, टैप करके उन्हें रीड करते हैं। मैग्नेटिक टैप रीडर, जो हमारा लैपटॉप होता है उसमें हमारा मैग्नेटिक डिस्क ही रहती है, जो मतलब कि मैग्नेटिक टैप रीडर के द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डेटा बफर की, तो डेटा बफर हमने बता दिया, जो डेटा को मतलब कि स्टोर करता है और फिर उसके बाद आगे की तरफ भेज देता है। तो इस तरीके से हम इसे अस्थायी मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद प्रोसेसर, जो हमारे डेटा बफर के द्वारा भेजे गए सिग्नल को प्रोसेस करके आगे टूल की तरफ भेज देता है। ठीक, उसके बाद आउटपुट चैनल एवं एक्चुएटर क्या काम करते हैं, ये आउटपुट पे काम करते हैं। ये हमारे टूल को चलाते हैं। सिंपल सी बात है, ये टूल को चलाते हैं कि वो किस तरीके से उसको वर्कपीस को कटाई या छटाई उसकी कर सके। प्रोसेस से बाहर निकली पिन या तार आउटपुट चैनल कहलाती है। प्रोसेसर से प्राप्त कार्यकारी संकेत आउटपुट चैनल पर प्लस के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें कंट्रोल पैनल की, तो इसकी सहायता से मशीन की क्रियाओं को हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे मान लो मशीन चल रही है और मशीन में अगर मुझे टॉलरेंस बढ़ाना या घटाना है, ठीक, टूल की स्पीड बढ़ानी या घटानी है, तो हम आसानी से कंट्रोल पैनल के थ्रू मशीन को हम सिग्नल दे सकते हैं। उसके बाद हम फीडबैक कंट्रोल की बात करें, ठीक, तो फीडबैक कंट्रोल क्या होता है कि जब मशीन के द्वारा जो प्रोग्राम हमारा बन जाता है, अगर वहाँ से सही प्रोग्राम बन रहा है तो एकदम राइट फीडबैक जाएगी, उससे हम दोबारा नहीं मतलब कि बनाना पड़ेगा। और फीडबैक अगर जैसे गलत जाती है तो वहीं पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा ये जैसे, और हमें बोलेगा कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो मतलब कि आगे सही नहीं बन रहा है, तो हमारी मशीन वहीं पे स्टॉप हो जाती है। इसलिए हम फीडबैक कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। पार्ट प्रोग्राम आप समझ ही गए हैं, मशीन टूल आप जानते ही हैं, ठीक। उसके बाद ये एनसी प्रोसेस किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम प्रोसेस प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के अंतर्गत हम ऑपरेशन नियत किया जाता है, कौन कौन सा ऑपरेशन कराना है। रूट की तैयारी करते हैं, रूट शीट तैयार करते हैं कि किस किस रूट से हमें करवाना है। पार्ट प्रोग्राम फिर हम उसे डिजाइन करते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। प्रोग्रामर की सहायता से प्रोग्राम तैयार हो जाती है। इस प्रकार पार्ट प्रोग्रामिंग मतलब कि जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक मैनुअल और एक होती है हमारी कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग जो होती है आजकल सबसे ज़्यादा 3D मैन्युफैक्चरिंग में यही प्रयोग की जाती है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे वर्क पीस या 3D जो मटेरियल होता है उसको हम यूज कर लेते हैं सीधा प्रोग्राम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक। मैनुअल वाले में क्या है, हम हाथ से प्रोग्राम लिखते हैं। टैब की तैयारी मतलब फिर हम उसका एक टैब बनाते हैं प्रोग्राम का, मतलब मेमोरी में उसे फीड करते हैं, यानी कि सभी निर्देशों का टैब बनाया जाता है। उत्पादन का मतलब फिर प्रोडक्शन के लिए हम उसे भेज देते हैं, जो कि मशीन के पास जब प्रोग्राम जाता है तो हमें प्रोडक्शन प्राप्त होता है। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो इसमें देखिएगा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका, जैसा कि मैंने बताया था कि सीएनसी मशीन में +3 और -3 एक्सेस होते हैं। +3 में हमारे कौन कौन से एक्सेस आते हैं, +y +x +z, ठीक। -3 में हमारा -x -z और -y एक्सेस आता है, ठीक है। यानी कि जो हमारी सीएनसी मशीन होती है वो मतलब कि 6 एक्सेस पे काम करती है, जिसमें अगर प्लस वाले एक्सेस को अगर हम प्रदर्शित करें तो इस तरीके से, अगर हम अंगूठे और मतलब कि हाथ की 3 उंगलियों को अगर हम इस तरीके से फैला दें, ठीक है, तो इसमें जो अंगूठा होगा वो एक्स डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा और जो बीच वाली उंगली होगी वो वाई डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगी और बीच वाली उंगली के बगल वाली उंगली जो होगी वो +z को प्रदर्शित करेगी। देखो जैसा कि ये चित्र में हमारा दिखाया गया है। वैसे तो हम इसे मिडिल फिंगर बोलते हैं, जो मिडिल फिंगर है ये z एक्सिस पे आ जाएगी और जो इसके बगल वाली जो फिंगर है अंगूठे के बगल वाली वो +y एक्सिस पे आ जाएगी और ये +x पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसे हम इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि इसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, नंबर 2 इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, नंबर 3 फिक्स्ड या जीरो फ्लोटिंग पॉइंट जीरो कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है इसमें सभी स्थितियों एक निहित बिंदु से प्रारंभ होती हैं, जैसे कि मतलब कि इसमें फिक्स रहता है एक तरीके से कि जो हमें प्रोडक्ट काटना है तो कहाँ से कहाँ तक काटना है, जैसा कि इसमें चित्र दिया गया है। ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें इसे यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसे यहाँ से यहाँ तक जाना है, इधर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कंटिन्यूसली एब्सोल्यूट सिस्टम है, ये इसको काटता चला जाएगा। इंक्रीमेंटल का मतलब है इंक्रीमेंटल में कोऑर्डिनेट हमारा बढ़ता चला जाएगा, एक्स या वाई जो भी है वो हमारा बढ़ता चला जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। और फिक्स वाले में कोऑर्डिनेट हमारा फिक्स रहेगा कि एक्स एक्सिस पे ही काटना है ना। देखो इंक्रीमेंटल ये रहा, इस तंत्र में प्रारंभ बिंदु सदैव प्रोसीडिंग बिंदु के सापेक्ष स्थापित किया जाता है। टूल की स्थिति प्रक्रम के दौरान उसी बिंदु के सापेक्ष मानी जाती है। इस तंत्र की मुख्य हानि यह है कि त्रुटि की कमियां को तुरंत दूर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करें कि फिक्स या जीरो, फ्लोटिंग पॉइंट जीरो, ये सब क्या होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सिस होती है मैं वही पॉइंट से हम लोग एक्सिस मानते हैं, जैसे कि यहीं पे हम एक्सिस इसकी मशीन की फिक्स कर देंगे और वो यहीं से इसको होल को बना देगी, तो इसे हम फिक्स या जीरो एक्सिस भी बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद मोशन कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या आता है,
पहला हमारा होता है पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा होता है स्ट्रेट कट, एक होता है कंटूरिंग कट। ठीक, तो ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मतलब जो पॉइंट से पॉइंट काटे। ठीक है, टूल एक निश्चित स्थान से दूसरे इस स्थान पर किसी मार्ग या गति से किया जा सकता है। ठीक, इस दौरान टूल कटिंग प्रक्रिया नहीं करता, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कटिंग प्रक्रिया नहीं करेगा, यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाएगा। और स्ट्रेट मेथड में क्या है, ये सीधा काटेगा और इसमें कटिंग प्रक्रिया करेगा। ठीक है, इसमें टूल किसी भी अक्ष के समांतर एक नियंत्रित गति में चलाया जाता है। ठीक, अब जैसे मान लो एक समांतर स्ट्रेट लाइन यहाँ से हमें काटनी है तो ये काट देगा, इधर काटनी है तो काट देगा। ठीक, इसमें ये नहीं कि ये बिना कटिंग किए आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो पूरा काटते हुए जाएगा। कंटूर वाले में क्या है, सबसे जटिल और लचीली एवं महंगी विधि होती है। इसमें टूल की गति को एक से अधिक अक्षों के सापेक्ष नियंत्रित किया जाता है, मतलब कि ये हमारा केवल एक एक्सिस पे ही नहीं, मतलब कि बाई और जेड दो एक्सिस पे काट के चलता है। ठीक, जैसे कि अगर हमें वृत्ताकार या शंक्वाकार काटना हो, ठीक, तो हम इसे कंटूर विधि में बोलेंगे। उसके बाद हम बात करें ना एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसमें मतलब कि पंच टेप, पंच कोडिंग, तो सबसे पहली बात है कि जो प्रोग्रामिंग के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो हमारी बाइनरी भाषा पे काम करती है। ठीक है, तो पंच टेप में जो हमारी कोडिंग की जाती है, ठीक है, ये देखो पंच टेप में बाइनरी कोडिंग की जाती है। बाइनरी सिस्टम मात्र दो अंकों का प्रयोग किया जाता है, एक तो 0 दूसरा तथा 1, यानी कि 0 1 में ही हमारा जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होता है, मैंने कहा ना वो डायरेक्ट सिग्नल पे काम करता है। ठीक, डायरेक्ट सिग्नल का मतलब है जैसे अगर हमने कोई घर पे अगर बटन लगा रखी है स्विच, तो अगर हम उसको ऑन करेंगे तो एक वैल्यू जाएगी मशीन के लिए। ठीक है, मशीन चल जाएगी। अगर हम उसे ऑफ करेंगे तो 0 वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो 0 का मतलब मशीन हमारी ऑफ हो जाएगी। और दशमलव प्रणाली की बात करें तो इसमें 0 से लेकर के 9 तक संख्याएं होती हैं। ठीक, जैसे कि तुमने देखा होगा जो हम गियर डालते हैं, गियर सिस्टम, तो गियर में क्या होता है, गियर में हमारा 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है ना। इस सिस्टम को हम विद्युत सर्किट में इनपुट मीडिया के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी स्कूटर मोटर में लगा स्पीडोमीटर को दूरी को दशमलव में प्रणाली में दर्शाता है, मतलब कि दूरी मापने के लिए भी हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये देखो दशमलव तथा बाइनरी संख्याएं, ये होता है हमारा डेसिमल नंबर और ये इसकी बाइनरी नंबर है। ठीक, इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ शायद, या फिर आप लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा एई में। ठीक है, तो ये 1 से लेकर के 15 तक पूरा बाइनरी कन्वर्ट करके यहाँ पे बताया गया है। सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो अगर हमें 15 का बाइनरी निकालना है, ठीक, तो 15 में हम 2 का भाग देंगे। ठीक है, 2 सत्ते 14 है ना, रिमाइंडर कितना आया 1। फिर उसके बाद फिर हम 2 में भाग देंगे, 7 में भाग देंगे 2 का, द्वितीय 6, रिमाइंडर कितना आया 1। फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक है, रिमाइंडर 1 आया तो इसका ट्रिपल 1 हो गया ना, एक तो रिमाइंडर आया और एक बार गया भी। ठीक, तो इसका 4 बार 1 हो गया। ठीक, इस तरीके से हम इसे निकालते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ से हमें रिमाइंडर 1 आया, यहाँ से रिमाइंडर 1 आया, यहाँ से रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, और एक बचा भी। ये देखो यहाँ निकालना बताया गया भी है। ये देखो बाइनरी निकाल के दिखाया, जैसे मान लो 42 है, 42 का 1 की दूनी 42, रिमाइंडर 0, फिर 2 का 21 में दिया 10 बार गया, रिमाइंडर 1, 2 का 10 में दिया 5 बार गया, रिमाइंडर 0, 2 का 5 में दिया 2 बार गया 1 रिमाइंडर, 2 का 2 में दिया 1 बार गया। ठीक है, नहीं 2 का 2 में पूरा भाग चला गया 0, 1 रिमाइंडर है, फिर 1 का 0 बार भाग जाएगा तो ये 1 आएगा। तो इस तरीके से ये इसकी बाइनरी संख्या बन जाएगी। ठीक, उसके बाद बाइनरी कोड डेसिमल BCD, तो ये बहुत सिंपल है, मतलब कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे बाइनरी कोड का कन्वर्जन यहीं पे दिया गया है। अब देखो इसको कैसे किया है, इसकी इधर से पावर जो होती है ना वो 0 ले लेते हैं, इस पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, और इन सबको हम जोड़ लेते हैं बस, मतलब कि इसका गुणा करके हम इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा पौने 42 आ जाता है। ठीक, तो आप लोग ये भी बदलना समझ गए होंगे।
अब हम बात करें कि जो हमारा ISO कोड होता है, ठीक है, ISO या AS सेकंड कोड, इसका पूरा जो नाम होता है ये तुम लोगों को याद करना है, ये जनरली पूछा जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इसमें 7 बाइट तथा 8 छिद्रों का ट्रैक होता है। संख्यात्मक मान ये होता है, जैसे आप लोगों ने कभी अगर एग्जाम दिया होगा तो तुमने देखा होगा वहाँ पे इस तरीके की शीट आती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जहाँ पे बिंदु जो रहती है इस तरीके से हम बना के आते हैं, तो जहाँ जहाँ बिंदु बनाते हैं वो इसकी वैल्यू जब कंप्यूटर में हम डालते हैं तो 1 देता है और इसकी वैल्यू 0 देता है, इसकी वैल्यू 1 देता है, इसकी वैल्यू 0 देता है। तो हमें इसका रिजल्ट पता चल जाता है कि फाइनल रिजल्ट इसका क्या आएगा, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट में बात करूं तो इसके 5 प्रमुख तंत्र होते हैं। पहला पंच कार्ड, ठीक है। पंच कार्ड क्या करता है, ये जो मैंने अभी गोले वाला जो बताया था, ये इसको पढ़ता है मैग्नेटिक टैप, ठीक है, मैग्नेटिक टैप और फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टैप दोनों ही मेमोरी हैं, ठीक है। और जो पंच कार्ड होता है वो हमारा 7x3 का होता है। इसकी आकृति भारतीय पोस्ट कार्ड के समान होती है, मतलब कि लगभग में ये इतना बड़ा होता है। पोस्ट कार्ड तुम लोगों ने देखा होगा, जनरली पोस्ट कार्ड इतना बड़ा होता है जिसमें गांधी जी छपे रहते हैं, मतलब कि जो हमारा 10 का नोट है छोटा वाला जो अभी नया वाला है उसके बराबर लगभग, ठीक। और जो पंच टैप होता है ये लगभग 25.4 mm चौड़ाई का होता है और 1 इंच इतनी चौड़ाई का होता है। इसमें 8 चैनल होते हैं, 8 व्यास के रोल में उपलब्ध होते हैं, ठीक। और 1 लाख कैरेक्टर रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब इसमें हम 1 लाख कैरेक्टर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पंच टेप बनाने के लिए निम्न पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, पेपर, माइलर और फॉयल, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मैग्नेटिक टेप, तुम लोग जानते ही हो, फ्लॉपी डिस्क भी जानते हो, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। सूचना ब्लॉक ये भी मैं बता चुका हूँ, जिस तरीके से रोल नंबर वगैरह भरते हैं, ठीक है। ये वाली सीट अगर आपने कभी एग्जाम दिया होगा ऑफलाइन वाला कोई भी। उसके बाद हम बात करें पार्ट प्रोग्रामिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल निर्देशांक की ड्राइंग तैयार करते हैं, प्रोसेस प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम करते हैं, पंच टैप पर उसे भेजते हैं, पंच टैप पे सत्यापित करते हैं, सत्यापित करने के बाद हम उत्पादन करवाते हैं। पार्ट प्रोग्रामिंग कितने प्रकार की होती है, विभिन्न मशीनिंग डेटा के हिसाब से इसे मतलब कि डिवाइड किया जाता है। ये हमारी मैनुअल और कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग होती है, ठीक। तो मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ 2 प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं कि पार्ट प्रोग्रामिंग में कौन कौन से वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। पहला तो एन शब्द, ठीक है, एन वर्ड, जी वर्ड, एक्स वाई जेड वर्ड, आई जे के एल वर्ड, ठीक है, एफ वर्ड और एस वर्ड और टी और एम वर्ड, ठीक। जो इसके मुख्य कोड हैं वो हमारे एम कोड और जी कोड ही होते हैं, एम जी कोड, ठीक है। तो ये देखो प्रोग्राम जो बना के बताया गया है, ये इसका सीक्वेंस बता के बनाया गया है। पहले वाले में हमारा एन वर्ड यूज किया है, दूसरे वाले में जी वर्ड, जी के बाद एक्स वाई वर्ड प्रयोग किया है, फिर उसके बाद एम वर्ड, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को कल बताता हूँ।